Hello everyone. Today we are going to study our partnership deed. पार्टनरशिप डीड के बारे में समझते हैं। भाई हमने अब तक डिस्कस किया है कि अगर हमारे पार्टनर्स हैं, सो पार्टनर्स ने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है जिसमें हर एक पार्टनर अपना अलग अलग काम करेंगे, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट की गई है, और उस ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। सपोज हमने एक एग्जाम्पल से डिस्कस किया था कि एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है, यहां पर 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स स्टैंड्स फॉर, ये हो गए मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई एंड ही इज मिस्टर जेड। एक्स, वाई एंड जेड। अभी इन्होंने जब अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया है, सो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के बाद, वर्किंग स्टार्ट करने के पहले सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे कि किन पार्टनर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाने वाली है। तो जब यहां पे पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट की जाएगी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कौन करेगा? पार्टनर्स इटसेल्फ। जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वाले पार्टनर्स क्या काम करने वाले हैं। तो ये जो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट 2 ऑर्डर में बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो आप इसे ओरल फॉर्म में बना लो, मींस पार्टनर्स बोले कि हमारी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं एंड नो नीड टू राइट द थिंग इनटू अ स्पेसिफिक प्लेस। मतलब उन्होंने क्या बोला, हमें एक जगह पे कहीं पे रिटन ऑर्डर में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम उसको ओरली डिसाइड कर लेते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ओरल बनाते हो, ओरल फॉर्म में मेंटेन करते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलती है, हम आपको इंसिस्ट करेंगे कि अगर आप इसको रिटन फॉर्म में बना लोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सपोज कैसे बेनिफिशियल है कि अब कुछ वर्किंग करने के बाद पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूजन आ गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्हें लग रहा था, जेड को लग रहा था कि जो काम मैं कर रहा हूं उसका कुछ पार्ट एक्स को शेयर करना चाहिए। एक्स को लग रहा था नहीं नहीं, ये तो सारा काम जेड को अलॉट किया गया है। अब आपने जो अग्रीमेंट बनाया था वो तो ओरल था, तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर आप इसको रिटन फॉर्म में कर लोगे, तो अगर फ्यूचर में कुछ कंफ्यूजन्स भी होते हैं तो उस एग्रीमेंट, उस लेटर को देखकर आप समझ लेना कि क्या क्या चीजें आपने डिसाइड की थी और उसके अकॉर्डिंगली आगे फुलफिल कर लेना कंटिन्यू करके। ठीक है, तो यहां पर इंडियन पार्टनरशिप ने बोला कि अगर हम इसको रिटन फॉर्म में करते हैं, अगर आप इसको रिटन फॉर्म में करते हो, तो ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट का नाम होगा पार्टनरशिप डीड। फिर से, अगर आप इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में बनाते हो, तो इस रिटन फॉर्म को ही बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ओरल है तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। रूल कुछ नहीं है, अगर आप ओरल भी बनाओगे तो भी आप अपनी पार्टनरशिप रन कर पाओगे, फर्म को रन कर पाओगे, अगर आप रिटन बनाओगे तो भी रन कर पाओगे। बट अगर आप रिटन बनाओगे तो बहुत अच्छे से पार्टनरशिप फर्म को रन कर पाओगे। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी देख लिया था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या आता है। सिंपल, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लेटर होता है जहां पर हम पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन करते हैं। मींस हमने बोला पार्टनरशिप डीड एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप एज वेल एज टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। जैसे हम इसको देखते हैं क्या क्या रिकॉर्डिंग होती है भाई इस पार्टनरशिप डीड में। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स हम देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स स्टैंड्स फॉर कि यहां पे कितने पार्टनर्स हैं, उन्होंने उन पार्टनर्स का नाम क्या है, साथ में वो क्या क्या वर्किंग करेंगे। सिमिलरली, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म मींस जो आपकी फर्म है उस फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, एंड सो ऑन। सिमिलरली, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे डिस्क्रिप्शन में आप यहां पे उसके बाद आप अपनी प्रिंसिपल प्लेस बताओगे कि मेन जो हेड ऑफिस है वो कहां पे वर्क हो रहा है, जो मेन वर्किंग है। नेक्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ द बिजनेस, मींस आप कौन सा बिजनेस करोगे, लाइक यू आर ट्रेडिंग एक्टिविटी करने वाले हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने वाले हो, या फिर आप रेंडरिंग सर्विस वाला काम करोगे। आगे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि भाई हमें पता है अगर ये 3 पार्टनर्स हैं तो डेफिनेटली इन 3 पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी।
फर्म में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा तो मेंशन होना चाहिए कि किन पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं, चलिए मैं एक बार फिर से इस बात को रिकॉल करा देता हूं। सपोज ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स के पास कुछ अमाउंट रखा हुआ है, मिस्टर एक्स के पास एक अमाउंट रखा है। नाउ मिस्टर एक्स थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि ये कहां पर अमाउंट, इस अमाउंट को कहां पर यूज करें। मींस एक ऑप्शन मिस्टर एक्स के पास आ रहा है कि भाई इधर मिस्टर एक्स इस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, अगर इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ये हो जाएगा डिपॉजिट, और इस डिपॉजिट पे उनको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और दैट इंटरेस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अगर उन्होंने मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया नहीं मैं अपने बैंक में अमाउंट नहीं डिपॉजिट करूंगा, मैं इसको कहीं फर्दर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप लोगों ने देखा था मिस्टर एक्स ने अपनी फर्म में इन्वेस्ट किया था। अब अगर मिस्टर एक्स कुछ अमाउंट अपनी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इस फर्म में जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको बोला जाता है कैपिटल, मतलब ये डिपॉजिट नहीं करके उन्होंने कैपिटल लगा दी। तो सिमिलरली अगर वो यहां पे डिपॉजिट करते तो उनको इंटरेस्ट मिलता, सो ऑन दैट बेसिस ओनली फर्म में आपने इन्वेस्ट किया है तो फर्म भी आपको इंटरेस्ट देगी, तो उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उससे फर्म से जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे या फर्म आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी वो आप पहले से मार्क कर लेते हो। देखो भाई हम नहीं चाहते कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। सिमिलरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर्स तीनों बराबर शेयर मेंटेन करना चाहते हैं 1:1:1:1 तो भी आप यहां पे लिखोगे, अगर कुछ अलग अलग मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आप लिखोगे। क्या आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो डिपेंड करता है जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है या फिर कोई पार्टनर ज्यादा वर्क कर रहा है, तो उस बेसिस पे उनको हम प्रॉफिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। मींस अभी मैंने बताया कि अगर कुछ पर्सन ज्यादा का वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो या तो आप उन्हें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादा शेयर दो या फिर आप उन्हें रेम्यूनरेशन दो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, ये रेम्यूनरेशन आपको सैलरी या फिर कमीशन के फॉर्म में दिया जाएगा। ये जो रेम्यूनरेशन आपको पे किया जाता है ये रेम्यूनरेशन आपको सैलरी या कमीशन के फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो पार्टनर्स ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिले, वो एक्स्ट्रा अमाउंट सैलरी कमीशन के फॉर्म में देते हैं एंड दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन। तो आप बताओगे कि अगर पार्टनर्स एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हम कितना उनको रेम्यूनरेशन देंगे और कब देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स का मतलब होता है कि सपोज ये फर्म है, आपकी फर्म है, ये फर्म अगेन फिर से मैं नया बैंक बना रहा हूं, ये फर्म अगर फर्म टोटल फर्म की बात करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं अभी, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म कुछ लोन लेती है, अगर ये पार्टनरशिप फर्म बैंक से लोन लेती है, मैं यहां मार्क कर देता हूं लोन बोरोड। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म कुछ लोन लेती है बैंक से, सो डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बट सपोज करते हैं ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है इन्होंने, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होगा वो 12%, 13%, 15% होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा। बट अगर आप इन तीनों में से किसी एक पार्टनर को सेटिस्फाई कर देते हो लोन देने के लिए, सपोज मिस्टर वाई को हमने कन्विंस कर लिया कि मिस्टर वाई आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो तो है, लेकिन क्या अगर आप और अमाउंट हमको लोन दोगे तो उस लोन पे हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। देखिए जरूरी नहीं है आप सभी के पास सेम अमाउंट हो, प्रॉफिट सेम अमाउंट हो, भाई जिनके पास जितना था उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल के फॉर्म में। बट अगर वाई के पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है, सो डेफिनेटली वाई चाहेंगे कि उससे हम और एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट कर पाए, तो वो
हमें लोन दे सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर फर्म ने पार्टनर को कन्विंस कर लिया कि हाँ आप हमें लोन दे दीजिए, दैट विल बी अ ओके पार्ट, तो फायदा हो जाएगा। देखिए, हम अगर पार्टनर से लोन लेते हैं, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं लोन बोरोड। हमने अगर पार्टनर से लोन लिया है, देखिए बैंक के पास नहीं गए, हमने पार्टनर से लोन लिया है, सो डेफिनेटली हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, तो उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ठीक है भाई, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, यहां मैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मार्क कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद क्या मिला हमारे पास? ड्यूरेशन एंड अकाउंटिंग पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। मींस जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी और उसका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो कहां से स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको पता होगा जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है एंड फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल ईयर पे ही कंटिन्यू करती हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टैंड्स फॉर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च, तो उस ड्यूरेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा या फिर ड्यूरेशन क्या होगी वो हमें समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल डिटेलिंग जो रिलेटेड कर रही है आपकी पार्टनरशिप से एज वेल एज आपके पार्टनर से, वो सारी चीजें हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप डीड में। ओके, अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये मैंडेटरी पार्ट तो नहीं है कि भाई पार्टनरशिप डीड आपकी होगी ही, वो तो जब आप अपने अग्रीमेंट को रिटर्न कर लोगे तो रिटर्न करने के फॉर्म में आपकी पार्टनरशिप डीड अवेलेबल होगी। मींस फ्यूचर में अगर कोई आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स के कंडीशन आएगी तो आप इस डीड में चेक कर लोगे कि हमने क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर लेंगे। बट अगर यहां पर ओरल है और ओरल में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ओरली अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो भाई ओरल अगर हो रही है तो फिर प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होगी, वो भी एक बड़ा इशू था। तो अगर ओरल है आपकी पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो ओरल बेसिस पे हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस बता दिए। देखिए भाई, पार्टनर्स हैं, नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में आप अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न करके डीड बनाकर हेल्प ले सकते हो। बट अगर आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ओरल रखा हुआ है तो फिर आप इस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एनालिसिस करने के बाद कुछ प्रोविजंस बना दिए। उन्होंने क्या बोला, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस समय पे जो प्रोविजन हमने बताए हैं वो प्रोविजन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर से, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरल आपने बनाया था, तो कुछ प्रोविजंस होंगे वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या एप्लीकेबल होंगे उसको देखते हैं। प्रोविजंस अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मींस अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस बेसिस पे आपके क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। देखिए, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने जब ये प्रोविजंस अप्लाई करना चाहा तो उसके पहले उन्होंने कुछ एनालिसिस किया, स्टडी किया कि जनरली हम देखते हैं पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। शायद उन्होंने बोला कि हमारे पास जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता होगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट को लेकर, कि अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया तो शायद पार्टनर्स ने जब प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ज्यादा वर्किंग किया है, या फिर इन पर्सन ने कम किया है, तो जिन्होंने ज्यादा वर्किंग किया है वो बोलेंगे मुझे ज्यादा प्रॉफिट में शेयर चाहिए। या फिर बाई चांस किसी पार्टनर्स ने अगर कम वर्क किया तो हम बोलेंगे नहीं नहीं उन पार्टनर्स को कम प्रॉफिट दीजिए। और आपको पता है कि सभी लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर ये बात नहीं हो पाया तो फिर अगर ये उनके अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने के लिए हमने सबसे पहला एक पार्ट निकाला, प्रोविजन। अब प्रोविजन में प्रॉफिट को कैसे सेटल किया जाता है वो समझिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम देखते हैं अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन। अब मुझे आप बताइए, आपके घर पर अगर आप और आपके कजन्स, फॉर एग्जाम्पल आपके कजन्स हैं और आप हो, एक पर्टिकुलर आइटम है, अगर एक पर्टिकुलर आइटम है लाइक सपोज हमने बोला हमारे पास कैडबरी है, अगर हमारे पास कैडबरी सिल्क है तो ऑब्वियस बात है सभी पर्सन्स को चाहिए हमारे घर पे।
मीन्स हमारे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को चाहिए, सभी कजन्स को चाहिए। तो अगर हम सभी कजन को चाहिए तो हम कैसे सेटल करेंगे भाई? फॉर एग्जाम्पल हम उनको क्या बोलेंगे भाई? ऑब्वियस बात है, मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, मेरा जो सेकंड पर्सन होगा वो बोलेगा नहीं मेरे को ज्यादा चाहिए। तो हम अगर वो झगड़ा हो रहा है तो झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए पेरेंट्स इंटरफेयर करेंगे और बोलेंगे देखो कोई झगड़ा नहीं चाहिए, सिंपल ये दोनों को बराबर दे दिया जाएगा, या जितने भी मेरे पर्सन होंगे उनको बराबर दे दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हमें भी फील होगा कि नहीं हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ना तो मुझे ज्यादा मिला ना उसे ज्यादा मिला, सबको बराबर मिला। तो वहां पर भी जो प्रॉब्लम होती है, ऐसा वो आइटम जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ही नहीं है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट हमारा प्रोविजन निकल के आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ओके, तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम बोल देंगे इक्वली। जो हमने हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम इक्वली शेयर करने लगे। अगर हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे तो सभी पार्टनर सेटिस्फाइड होंगे, ना तो किसी को ज्यादा मिला है ना ही किसी को कम मिला है। तो ये बात हमारे पास होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो जिन भी पार्टनर्स को ज्यादा मिले, जो ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, और प्रोविजन में बोला हुआ है कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम आईओसी के नाम से समझते हैं। अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीन जो पार्टनर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उस पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उन पार्टनर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल पे। तो ऑब्वियस बात है, जो पार्टनर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो ज्यादा इंटरेस्ट के लिए एक्सपेक्टेशंस करेंगे, एंड सेकेंडली जो पार्टनर्स कम इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो चाहेंगे कि जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है उनको ज्यादा इंटरेस्ट ना मिले। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे नो आईओसी। नो आईओसी स्टैंड्स फॉर, हमने बोला भाई ये जो हमारा डिस्प्यूट है वो अराइज होगा इससे कि जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया वो चाहेंगे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना, तो एंड सो ऑन। तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए नो इंटरेस्ट। हमने बोला कोई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। If a person want to earn some interest on their capital, so he has to maintain the partnership deed. आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेटल हो गया, और किस पर डिस्प्यूट्स आ सकते हैं? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसे बोलते हैं आईओडी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है भाई? टिट फॉर टैट। अगर पार्टनर ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है आपकी कैपिटल में तो उस पे उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, और ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जब पार्टनर्स कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अगर पार्टनर्स ने या जो भी पर्सन है, पार्टनर्स ने अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है अपनी पार्टनरशिप फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, सो उस टाइम पे उन पे जो उन्होंने विड्रॉ किया है उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऑब्वियस बात है ना, जब फर्म है, फर्म को अगर पार्टनर ने कुछ इन्वेस्ट किया है कैपिटल के फॉर्म में, तो फर्म आपको इंटरेस्ट दे रही है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए तो फर्म उनसे अमाउंट लेगी, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जब हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया था, तो सिमिलरली हम चाहते हैं डिस्प्यूट स्टार्ट ना हो, तो उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट रेम्यूनरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशंस? हम डिस्कस कर चुके हैं। रेम्यूनरेशन स्टैंड्स फॉर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर्स मीन जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्हें हम सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। और अगर सैलरी एंड कमीशन है तो मुझे बताइए, फिर से अगर आप इसको अलाउ कर दोगे तो झगड़े तो डेफिनेटली स्टार्ट होंगे। कैसे? आपने पहले डिसाइड किया नहीं, अब कुछ पार्टनर बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने ज्यादा वर्क किया था तो मुझे सैलरी चाहिए एक्स्ट्रा।
सेकंड पर्सन ने बोल दिया नहीं नहीं मैंने ज्यादा सेल की है तो उस पर मेरे को सेल्स पर कमीशन चाहिए, एंड सो ऑन। हम नहीं चाहते, हमारी पार्टनरशिप एक्ट नहीं चाहता कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो इन्होंने सारी जो ये फसाद की जड़ है उसको ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला नो, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपको कोई भी नहीं देंगे। अगर इससे रेम्यूनरेशन है तो अगर आप इफ यू वांट द रेम्यूनरेशन, इफ यू वांट द रेम्यूनरेशन, अगर आप रेम्यूनरेशन चाहते हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप डीड बनाइए। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, कम ऑन। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मार्क करता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या होता है, आपने पार्टनर से कुछ लोन लिया था, तो भाई सिमिलरली अगर हम पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो हम अभी ये फ्लो में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो रेम्यूनरेशन, तो यहां पे भी जो हमने लोन लिया है पार्टनर से वहां पे भी नो लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे क्या? भाई आपको पता होगा लोन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज, बर्डन है हमारे लिए, और अगर बर्डन है तो उस बर्डन को धीरे धीरे सेटल करना पड़ेगा। और जो हमने लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट तो मैंडेटरी होता है, और मैंडेटरी का मतलब होता है चार्ज, मैंडेटरी का मतलब होता है चार्ज। तो अगर हमने कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है, जो हमने लोन लिया है पार्टनर से, दैट इज नोन एज लोन बाय पार्टनर, पार्टनर से अगर हमने लोन लिया है सो उस पर हमें इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। आप अगर उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हो कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, वेल एंड गुड, बट हम यहां पे भी बात कर रहे हैं प्रोविजन के। प्रोविजन का मतलब होता है कि आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं किया है, इवन आपकी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया, गवर्नमेंट ने बोला अगर चलिए मान लेते हैं फर्म मार्केट से लोन लेती है, मींस या तो बैंक से लोन लेती है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। तो अगर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी तो उस समय पे बैंक क्या सोचेगी, बैंक सोचेगी फर्म क्या सोचेगी कि मेरे को जो इंटरेस्ट देना है वो कितना अप्रोक्सीमेटली लगेगा, शायद कभी 10%, 12%, 13%, 15% ऐसा कुछ लगेगा, मींस इन बिटवीन वो लगेगा 10 to 15%। ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं तो 12% के आसपास का, अगर आप मार्केट से लोगे तो 12% के अप्रोक्सीमेटली लोन पर इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर अगर आप फर्म से अगर पार्टनर से लोन लोगे तो डेफिनेटली फर्म एक्सपेक्ट करेगी कि पार्टनर कुछ कंसेशन देगा। इसीलिए हमने यहां पे लोन का रेट फिक्स किया 6% पर एनम। 6% पर एनम मींस हमने ये लोन फिक्स किया है रेट। हम कौन, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताया कि अगर हम किसी भी पार्टनर से लोन लेते हैं तो उस पे उनको इंटरेस्ट 6% पर एनम मतलब एक साल का 6% दिया जाएगा। ये किसने बताया था, आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, तभी तो ये प्रोविजन में है। बाकी चीजों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाकी चीजें वेरी कर सकती हैं। भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेम्यूनरेशन ये पार्टनर से रिलेटेड है, बट अगर ये जो लोन है लोन भी पार्टनर से रिलेटेड है, बट लोन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। ये तो चार्ज है, ये कंपलसरी पार्ट है कि इस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब क्योंकि कंपलसरी था इसीलिए उन्होंने कुछ हमें रेट भी डिसाइड करना पड़ेगा, तो हमने रेट डिसाइड किया है 6% पर एनम। ये जो हमारे पार्ट से प्रोविजन, ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल होंगे जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। अब ये हम समझेंगे कैसे कि हमारी पार्टनरशिप डीड कब है और कब नहीं है। So when we start solving the question of this partnership firm, so at that time we will recognize that interest on capital, interest on drawing, profit sharing ratio, remuneration to partners and interest on loan all are given in your question. क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट, कितना सैलरी, कितना कमीशन देना है, ये सब गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन करोगे। बट अगर बाय चांस ये कुछ भी नहीं दिया है या फिर उनमें से कुछ एक पार्ट भी एब्सेंट है, लाइक सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन का आपके क्वेश्चन में रेट नहीं दिया कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है जो आपने पार्टनर से लिया था, तो उस समय पे आप चार्ज करोगे 6% पर एनम। So these are the provision affecting in the absence of partnership deed. ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी।
सो पार्टनरशिप डीड ये है, लेटर के फॉर्म में मेंटेन की जाती है, रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप बनता है, और ओरल के केसेस में हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल है। 5 प्रोविजन थे, क्या क्या थे भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो आईओसी, झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट था तो हमने सबको बराबर बराबर बांटा, बट आईओसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसलिए नो आईओसी। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता आपके पास। फिर से सैलरी कमीशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट नहीं है, इसको इक्वेलिटी में कैसे करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, तो इसलिए नो रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन नहीं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो लोन हमें देना है वो लोन हमें 6% पर एनम देना है। ओके